हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं अभिषेक कुमार। तो आप लोग देख रहे हैं कौन सा वीडियो? आप लोग देख रहे हैं एनटीएससी स्टेज 1 मैथ वीडियो। और इस वीडियो में जो आप टॉपिक कवर कर रहे हैं वो टॉपिक है क्लासिफिकेशन। तो स्टूडेंट्स, अगर आप तैयारी कर रहे हैं एनटीएससी के लिए और स्टेज 1 के लिए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिस टॉपिक का नाम है क्लासिफिकेशन। आपने इससे पहले की वीडियो वॉच की है जो कि वीडियो थी एनालॉगी। तो एनालॉगी और क्लासिफिकेशन दोनों एक ही तरह के टॉपिक हैं। तो क्लासिफिकेशन का मतलब होता है वर्गीकरण। वर्गीकरण करना मतलब चीजों को ढूंढना, ठीक है, क्लासिफाई करना कि तुम्हें एक सेट ऑफ ग्रुप किसी चीजों का दिया है, उसमें ऐसी क्या चीज है जो कि अलग दिख रही है। आप लोगों ने एनालॉगी में पढ़ा था कि आपको कोई दो चीजों के बीच का रिलेशन दिया था और उसके बेस पे समांतरता आपको पता करनी थी किसी दूसरी चीज की। तो यहां पे उस प्रकार के क्वेश्चन नहीं आते, ठीक है। यहां पे आपको एक ग्रुप ऑफ चीजों का नाम दे दिया जाता है या कुछ भी दे दिया जाता है और आपको यह सर्च करना पड़ता है कि उसमें से डिफरेंट क्या है, उसमें से चीज को क्लासिफाई करना है। तो क्लासिफिकेशन क्या है, इसी चीज को हम इस वीडियो में कवर करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो मैं एक ब्लैंक शीट ले लेता हूं, एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूं कि जो वर्ड देख रहे हैं आप, ये वर्ड है क्लासिफिकेशन। रेड पेन का यूज कर लेते हैं। चलिए, ठीक है। शब्द ये है कि क्लासिफिकेशन होता क्या है। तो क्लासिफिकेशन का मतलब होता है वर्गीकरण करना। वर्गीकरण मतलब चीजों को जमाना, मतलब अलग अलग करना, ठीक है। अलग करना मतलब आपको एक ग्रुप ऑफ चीजें दी होंगी, आपको किसी चीजों की समानता दी होगी। जैसे आपको चार नाम दे दिए, ठीक है, उन चार में से कोई एक चीज ऐसी होगी जिसका रिलेशन बाकियों के साथ, तीन के साथ नहीं होगा, ठीक है, या वो पांच नाम दे देंगे। तो क्लासिफाई करना मतलब वर्गीकरण करना। अब जब आप वर्गीकरण करना पढ़ते हैं तो वर्गीकरण करने के यहां पे तीन प्रकार के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। तीन या चार प्रकार के क्वेश्चंस होते हैं। इसको आप देखिएगा। एक होता है वर्ड क्लासिफिकेशन, मतलब शब्द का वर्गीकरण करना, ठीक है, शब्द वर्गीकरण, जिसको हम कहते हैं वर्ड क्लासिफिकेशन, ठीक है। एक आपको टाइप दिखेगा यहां पे कि अल्फाबेट अल्फाबेट क्लासिफिकेशन, अल्फाबेट्स के थ्रू उनमें रिलेशन ढूंढना, और ऐसा अल्फाबेट जो उनसे अलग है, ठीक है, उसको तुम्हें अलग को मार्क करना है। तो वर्ड्स दिखते हैं, अल्फाबेट्स दिखते हैं, आपको यहां पे अंक वर्गीकरण भी देखने को मिलेगा, मतलब नंबर क्लासिफिकेशन भी दिखेंगे, नंबर दिखेंगे, यहां आपको डिजिट्स दिख सकते हैं, ठीक है। तो नंबर से रिलेटेड भी क्वेश्चंस आते हैं। तो वर्ड, अल्फाबेट्स एंड नंबर, इसके बेस पे वो आपको कुछ भी दे सकते हैं। ये जो चीज है वर्ड क्लासिफिकेशन मतलब शब्द वर्गीकरण, इसमें आपको किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी दे सकते हैं। यहाँ पे बायोलॉजी भी आ जाएगी, यहाँ पे सोशल स्टडीज भी आ सकती है, यहाँ पे फिजिक्स केमिस्ट्री के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। मैंने ये मैक्सिमम साइंस से रिलेटेड वर्ड्स को उठाया भी है, ठीक है। यहाँ पे इंग्लिश रिलेटेड भी कोई चीज आ सकती है। किसी चीजों का मीनिंग के अंदर आपको उन मीनिंग एक जैसे होंगे, आपको कोई एक वर्ड ढूंढना है जिसका मीनिंग अलग हो सकता है। तो जब आप वर्ड्स की तरफ जाते हैं, ठीक है, तो शब्दों की तरफ जब जाएंगे तो कई शब्द ऐसे हो सकते हैं जिनका मीनिंग आपको नोन होना चाहिए। ये टॉपिक में अगर वर्ड्स क्लासिफिकेशन से, इस टॉपिक से कोई क्वेश्चन आता है तो ये सिर्फ आप में ये जानने की एक प्रक्रिया है, एक तरीका है कि आपको शब्दों की नॉलेज कितनी है। तो शब्दों की नॉलेज, ठीक है, उनके बारे में डिटेल नॉलेज अगर आपको है, आपने अपना सब्जेक्ट बहुत अच्छे से अगर पढ़ा हुआ है, अगर आप 7 से लेकर 10th क्लास तक आपने बहुत अच्छे चीजों को समझा है, तो आपके कोर्स से रिलेटेड कोई क्वेश्चन यहां पे आ सकता है, ठीक है। जब मैं अल्फाबेट्स की बात करता हूं तो यहां पे मुझे सारे अल्फाबेट्स और उनकी पोजीशन पता होनी चाहिए, जो चीज मैंने एनालॉगी में भी समझाई है। आप उस वीडियो को वॉच करिए। तो ए से लेके जेड तक के जो लेटर्स हैं, इनके बीच का भी कहीं ना कहीं क्लासिफिकेशन आते हैं। किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं हम उसको आगे समझने वाले हैं। तो इस वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि आपको पूरे 50 क्वेश्चंस अराउंड चीजें बताऊं अलग अलग टॉपिक से, ठीक है। और नंबर क्लासिफिकेशन में आपको ऑड इवन रिलेटेड क्वेश्चंस, मतलब ऑड क्या होते हैं, इवन क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स किनको कहते हैं, अगर इनका मीनिंग पता है तो ये क्वेश्चंस भी करने बहुत आसान रहते हैं, ठीक है।
अल्फाबेट क्लासिफिकेशन में आपको मैं ये भी बताऊं कि यहां पे हो सकता है कुछ अल्फाबेट्स को एक साथ लिख दें, जैसे वो लिख दे ए बी सी कॉमा, इसके आगे लिख दे डी ई एफ। तो इस तरीके से अगर वो आपको पोजीशन बेस पे भी क्वेश्चन दे सकते हैं कि इन तीन चीजों का सम कितना है, इनकी पोजीशन का सम आप देख सकते हैं। तो +1 +2 किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं वो हम करके देखेंगे। जैसे ए की पोजीशन 1 है, बी की पोजीशन 2 है, सी की पोजीशन है आपकी 3, तो इन तीनों को अगर आप ऐड करेंगे तो ये 5 आएगा। हो सकता है वो आपको सिर्फ यहां पे ई लिख के दे दें और कॉमा, इसके आगे कुछ और ग्रुप बना दें। तो ई की पोजीशन अपने आप में 5 है, ठीक है, सॉरी ये होता है 6 की पोजीशन, तो यहां पे 6 की पोजीशन एफ की, तो एफ लेटर आपको सिर्फ दे देंगे। तो आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि ए बी सी और एफ में क्या रिलेशनशिप है। तो एनालॉगी टॉपिक अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया है, उसके क्वेश्चंस आप लोगों ने प्रैक्टिस किए हैं, तो उसी के बेस पे आपको क्लासिफिकेशन चैप्टर करना है। अब किस प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं, तो बहुत छोटी सी बहुत प्यारी सी वीडियो है ये, इस वीडियो के साथ आप बने रहिए। इस वीडियो में हम वो सारी वैरायटीज को कवर करने जा रहे हैं। तो क्लासिफिकेशन कोई बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, कोई ट्रिकी टॉपिक नहीं है, इसमें किसी प्रकार के ट्रिक्स नहीं है, लेकिन आप जितने ज्यादा क्वेश्चंस को परफॉर्म करोगे, आप जितने ज्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे इस टॉपिक से रिलेटेड, आप उतने अच्छे से चीजों को सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं इस वीडियो में आपको 50 कुछ क्वेश्चन अराउंड करवा रहा हूं, ठीक है। उसके बाद आपको होमवर्क भी दे रहा हूं, तो आप लिंक्स जाके हमारी चेक कर सकते हैं, वहां पे क्लासिफिकेशन टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आप लोगों को मिलेंगे, आप उनको सॉल्व करिए। अगर वहां पे कहीं इशू है तो उसकी भी वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूं, तो उसकी वीडियो भी आपको मिलेगी, ठीक है। तो इस तरीके से ये टॉपिक यहीं पे बस इतना सही है, छोटा सा टॉपिक है। क्लासिफिकेशन का मतलब है वर्गीकरण करना, चीजों के बीच में रिलेशन देखना। 4 ऑप्शन दिए रहेंगे या 5 ऑप्शन दिए रहेंगे, आपको कोई एक ऑप्शन ऐसा देखना है जिसका रिलेशन बाकी 3 के साथ नहीं है, ठीक है, या बाकी 4 के साथ नहीं है। मान लो आपको ऑप्शन दिया है, एक ऑप्शन ए बी सी डी ई, आपको ये ऑप्शंस दिए मान लो, ठीक है। तो ऐसे कोई 4 ऑप्शन ऐसे होंगे जिनका रिलेशन आपस में कुछ ना कुछ होगा, एनालॉगी जैसा ही है। एक ऑप्शन कुछ ऐसा होगा जिसका कोई भी रिलेशन यहां पे नहीं दिख रहा होगा। तो क्वेश्चंस को उठाते हैं, चीजें समझने में की कोशिश करते हैं, किस प्रकार के क्वेश्चन है उनको आप देखिए। तो एनटीएससी का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, ठीक है, इसको मिस मत करिएगा। इससे रिलेटेड 2 से 3 क्वेश्चंस आपको पक्का है हर साल देखने को मिलते हैं, ठीक है। चलिए क्या दिया है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस 1 to 15, यहां से लेके 15 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि वर्ड क्लासिफिकेशन पे हैं, मतलब शब्दों का वर्गीकरण करना, ठीक है। शब्दों पे बेस्ड क्वेश्चंस 15 क्वेश्चंस हैं, उनको आप देखिए। 4 ऑफ द फॉलोइंग 5, तो आपको यहां पे 5 ऑप्शन दिए हैं, इन 5 में से कोई 4 ऐसे हैं जो कि एक जैसे हैं, आर अलाइक इन अ सर्टेन वे, किसी ना किसी तरीके से वो एक दूसरे से मिलते जुलते क्वेश्चंस हैं, एंड सो फॉर्म अ ग्रुप, तो उनका एक ग्रुप बन रहा है। आप ये बताइए विच इज द वन दैट डज नॉट बिलोंग टू दैट ग्रुप, इसमें से ऐसा कौन सा है जो इस ग्रुप से रिलेटेड नहीं है। तो जल्दी वीडियो को पॉज करो, आंसर निकालो और कमेंट बॉक्स में बताओ कि आपका आंसर क्या है। यहां पे देखो ऑप्शंस क्या है, आपका ऑप्शन है पेन, पेन लिखने के काम आता है। फिर नेक्स्ट ऑप्शन है कैलकुलेटर, कैलकुलेटर किसी चीज का कैलकुलेशन करने के काम आता है, तो एक तरह का टूल है। पेन भी एक तरह का टूल है, बट ये लिखने के काम आता है। थर्ड ऑप्शन दिया है पेंसिल, पेंसिल एक तरह का टूल है, ठीक है, ये अगेन लिखने के काम आता है, ठीक है। फिर दिया है इंक, इंक एक तरह का ऐसा टूल ही बोल लो, या एक तरह का ऐसी चीज है जो कि पेन में डाली जाती है और अगेन लिखने के काम आती है। इस चीज को समझना, तो इंक जैसे ही सुनते हैं तो आपको लिखावट दिखने लगती है, ठीक है। इरेजर एक इस तरह का टूल है, ठीक है, जो कि लिखी हुई चीज को रब करने के काम आता है। अब बात को समझना, ठीक है, यहां पे आपके 4 आइटम ऐसे हैं जो कि बॉक्स से रिलेटेड हैं, जो कि आपके बॉक्स में पाए जाते हैं। क्या, पेन आपके बॉक्स में मिलेगा, पेंसिल आपके बॉक्स में मिलेगी, इंक आपके बॉक्स में मिलेगी, इरेजर आपके बॉक्स में मिलेगा, बट कैलकुलेटर वो टूल है जो कि कैलकुलेशन करने के काम आता है, लिखने के काम नहीं आता। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि ये जो 5 ऑप्शन मुझे दिए हैं, इन 5 ऑप्शन में कैलकुलेटर एक ऐसा ऑप्शन है जिसका रिलेशन इनके साथ नहीं है, किसके साथ,
पेन के साथ, पेंसिल के साथ, इंक के साथ, इरेजर के साथ। तो फाइनली मेरा आंसर क्या है? मेरा आंसर है कैलकुलेटर। तो इतना आसान क्वेश्चन आता है, देखते ही आप टिक करेंगे और फटाक से जवाब देके आपको आगे बढ़ना है। तो देखिएगा आंसर बी है, कैलकुलेटर इज आवर आंसर। तो बस इतने आसान क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों के सामने, वीडियो को पॉज करो, पहले खुद जवाब दो। तो क्वेश्चन आपके सामने, खुद जवाब दो, फिर मेरी बात को समझो वीडियो को रिज्यूम करके, ठीक है। तो अगेन क्वेश्चन वही है, ठीक है। 5 ऑप्शन है, इन 5 में से कोई 4 एक जैसे हैं, एक कोई चीज अलग है। अब बात को समझना, स्नेक सांप दिया है, लिजर्ड छिपकली दी है, टर्टल कछुए के बारे में बात कर रहे हैं, वेल एक फिश है जो कि पानी के अंदर पाई जाती है, क्रोकोडाइल मगरमच्छ की यहां पे बात हो रही है। तो ऐसा कौन सा प्राणी है जिसका रिलेशन बाकी 4 के साथ नहीं है? स्नेक जमीन पे पाया जाता है, लिजर्ड जमीन पे पाई जाती है, दीवार के ऊपर चढ़ने का काम करती है, टर्टल अगेन जमीन पे पाया जाता है, क्रोकोडाइल अगेन पानी में भी रहता है, जमीन पे भी पाया जाता है, बट वेल आपको जमीन पे नहीं मिलेगी। तो मैं कह सकता हूं कि ये फिश फैमिली की है, ये पानी में रहना पसंद करती है। बाकी जो प्राणी दिए हैं ये कहीं ना कहीं एक जैसे हैं आपस में। तो क्रोकोडाइल, स्नेक, लिजर्ड एंड टर्टल ये सब एक जैसे हैं, बट वेल मेरा आंसर है जो कि फिश फैमिली की है और यहां पे हमारे इन 5 में से अलग रिलेशन बना रही है। तो आंसर चेक कर लेते हैं। यस, इसका आंसर क्या? डी, वेल आया। तो इस क्वेश्चन में वो अलग चीज क्या है? यही है वर्गीकरण करना, यही है क्लासिफाई करना चीजों को। क्लियर है यहां तक? चलिए बोर्ड करते हैं क्लियर। थर्ड क्वेश्चन, अगेन वीडियो पॉज करो और वॉच करो, ठीक है। सॉल्व कर लिया, आंसर देखिएगा क्या है। इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस 1 to 15, अगेन वही, कैरेट दिया है, कैरेट मतलब गाजर, रेडिश दी है हमें, ठीक है, पोटैटो दिया है हमें, फिर स्वीट पोटैटो दिया है हमें, ठीक है, और बीट दिया है हमें। अब आप देखिएगा कैरेट, रेडिश, पोटैटो, बीट, स्वीट पोटैटो, तो इनमें अब क्या ऐसा समानता है और क्या एक ऐसी चीज है जो अलग है? तो ये हम कैसे बताएं? अब देखिएगा, जो कैरेट है मतलब जो तुम्हारी गाजर, मूली और आलू और यहाँ पे शकरकंद की बात हो रही है। बीट का मतलब आपने देखा होगा चुकंदर। तो अब मैं क्या ऐसा बोल सकता हूं, जो कैरेट, रेडिश है ये एक सलाद का पार्ट है, भाई ये सलाद में खाने के काम आते हैं। स्वीट पोटैटो, चुकंदर, और ये जो आपका बीट है, ठीक है, स्वीट पोटैटो मतलब आपका बीट आपका है चुकंदर, और स्वीट पोटैटो मतलब ये है आपकी वो जो मीठा आलू, ठीक है। मीठा आलू मतलब क्या? ये है आपका शकरकंद। तो शकरकंद और चुकंदर ये भी एक सलाद का पार्ट है, लेकिन पोटैटो जो है ये सलाद का पार्ट नहीं है। तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि भाई पोटैटो मेरा ऑप्शन है जिसको मैं टिक करूंगा, जो इन फैमिली से रिलेटेड नहीं है। तो हम पोटैटो पे टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। आंसर इसका चेक कर लेते हैं। तो इसका आंसर है हमारा सी ऑप्शन, यस पोटैटो। तो थर्ड क्वेश्चन आपने देख लिया। अब फोर्थ क्वेश्चन पे मूव करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, अगेन वीडियो को पॉज करो, खुद से सॉल्व करो। हो गया सॉल्व? चलो आंसर चेक करते हैं। देखिएगा, लेक, पॉन्ड, पूल, टैंक एंड ब्रूक। अब देखो, लेक, पॉन्ड, पूल, टैंक, इन सब में पानी होता है। ये एक तरह का ऐसा एक बड़ा रिजर्वायर मान लो जहां पे पानी को रोका जाता है और यूज किया जाता है, ठीक है। बट जो ब्रूक है ये मतलब एक जो नाली टाइप आप बोल लीजिए, एक नहर बोल लीजिए जहां से पानी बहता है, ठीक है। पानी पास होता है, जिस नहर को बनाया जाता है पानी पास करने के लिए। तो मैं कहूंगा मेरा आंसर ई है, मतलब ब्रूक है। तो इस तरीके से क्लासिफिकेशन के क्वेश्चन आते हैं। आंसर चेक कर लेते हैं। यस, ई ऑप्शन हमारा सही ऑप्शन है, ठीक है। चलो बोर्ड क्लियर करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ देखिएगा। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है? अगेन पॉज करो, खुद से सॉल्व करो। हो गया? चलो अब आंसर चेक करिएगा। क्या दिया है? पैरेट, कोयल, वल्चर, स्वैन एंड स्पैरो। अब आप देखिएगा, पैरेट मतलब तोता, कोयल आपको पता है, वल्चर अगेन वल्चर और स्पैरो, तो इन सब के पंख होते हैं। स्वैन मतलब बतख की बात हो रही है, तो बतख के भी पंख होते हैं, बट बतख जो पानी में रहती है उड़ नहीं सकती,
ठीक है, आपने स्वैन को उड़ते हुए नहीं देखा, वो एक पार्ट के लिए उड़ती है, उड़ के कहीं पे बैठ जाती है, हवा में नहीं उड़ पाती। ये बाकी जितने पक्षी दिए, पैरेट, कोयल, वल्चर एंड स्पैरो, ये सब हवा में एक लंबी फ्लाइट ले सकते हैं। तो हम कहेंगे स्वैन हमारा यहाँ पर आंसर है। हम डी को मार्क करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो देखिएगा फिफ्थ का आंसर डी है। यस, क्लियर है। तो यहां तक आपने 5 क्वेश्चंस देखे जो कि वर्ड क्लासिफिकेशन से थे, और आगे सॉल्व कर लेते हैं। टोटल 15 क्वेश्चन में लेकर आया हूं आपसे वर्ड क्लासिफिकेशन का, जल्दी जल्दी सॉल्व करते हैं। इसका आंसर बताइए। मर्क्यूरी, मून, जुपिटर, वीनस, प्लूटो। भाई ये सब आपको पता है कि मून के जो सैटेलाइट्स कहलाते हैं, मतलब जो हमारे प्लैनेट्स हैं, वो बेसिकली मर्क्यूरी, जुपिटर, वीनस एंड प्लूटो है। बट मून जो है ये नहीं है प्लैनेट, ठीक है, मून इज नॉट अ प्लैनेट। तो हम कहेंगे यहां पे जो फैमिली बन रही है वो मर्क्यूरी, जुपिटर, वीनस और प्लूटो की बन रही है, मून की नहीं है। क्लियर है? आंसर चेक कर लेते हैं। तो यस, हमारा आंसर है बी, मून। ठीक है, तो सिक्स्थ क्वेश्चन का आंसर है बी। यहां तक ये भी क्लियर हो गया। चलो 7th क्वेश्चन को देखिएगा। अगेन बीन, ग्रेप्स, कैरेट, बनाना एंड टोमेटो। देखते ही आपको समझ आ रहा है भाई, बीन मतलब फलियां, ग्रेप्स मतलब अंगूर, कैरेट का मतलब अगेन गाजर, ठीक है, बनाना केला, ठीक है, टोमेटो तो टोमेटो भी आलू। अब आप बात को समझिएगा, ये एक फैमिली बनाते हुए मुझे दिख रहे हैं, बट यहां पे जो बीन है ये वेजिटेबल का पार्ट दिख रहा है मुझे। बीन मतलब फलियां, तो फलियां इस ग्रुप में नहीं आ सकती। ठीक है, तो ये एक सब्जी का पार्ट हो गया, बीन एक सब्जी है। ठीक है, ये सब एक्स्ट्रा पार्ट्स में आ सकता है। ये एक ग्रुप फॉर्मेशन दिख रहा है। इसका आंसर चेक कर लेते हैं। इसका आंसर मेरी तरफ से ए है। यस, ए है। क्वेश्चन नंबर 7 का बीन आंसर है, जो कि एक अलग फैमिली से है। क्लियर? तो आपको अब समझ आ रहा है कि शब्द मतलब आपको मीनिंग पता होना चाहिए, वर्ड क्लासिफिकेशन क्या होता है। तो वर्गीकरण, शब्द वर्गीकरण आपको यहां समझ आ रहा है। चलिए आगे देखिएगा। यहां पे हमें दिया है क्लब, ब्रश, क्रेयॉन, पेन एंड पेंसिल। अब देखो पेन, पेंसिल, क्रेयॉन और ब्रश, तो ये तो ड्राइंग के लिए यूज होते हैं। बट क्लब जो शब्द है, ये क्लब का मतलब होता है गेट टुगेदर टाइप का शब्द है इसका इंग्लिश में। ठीक है, मतलब जहां पे ग्रुप बनता है उसको क्लब कहते हैं। तो मेरा आंसर यहां पे ए होना चाहिए। यहां पे हम चेक कर लेते हैं। यस, आंसर है ए। ये एक पूरी फैमिली है भाई, ड्राइंग के लिए यूज होता है, बॉक्स का एक पार्ट है। ठीक है, स्टेशनरी का एक पार्ट है, बट क्लब इज नॉट अ स्टेशनरी पार्ट। ठीक है, इसको हम कहेंगे हमारा आंसर ए है। तो आपने 8 क्वेश्चन देख लिए हैं। 9वां क्वेश्चन देखिएगा। यहां पे दिए सिल्वर, आयरन, गोल्ड, जिंक एंड टिन। तो सिल्वर, गोल्ड, जिंक एंड टिन एक फैमिली बनाती हुई दिख रही है आपको। भाई महंगे आइटम है सबके सब, सिल्वर, गोल्ड, जिंक एंड टिन। बट आयरन जो है ये फैब्रिकेशन में यूज होता है, बड़ा आइटम है, रस्टिंग हो सकती है। तो रस्टिंग कुछ भी आप इसमें एक टेक्निकल पार्ट यूज कर सकते हैं। इसका आंसर मेरे हिसाब से बी है। इसको भी हम चेक कर लेते हैं। यस, इसका आंसर है बी। तो अब आपको समझ आ रहा है, आपको अगर मीनिंग पता होंगे, थोड़ी बहुत साइंस की नॉलेज होगी, थोड़ी बहुत आपके सब्जेक्ट की नॉलेज होगी, तो ये सब कुछ आप स्कूल लाइफ में पढ़ते हैं। ठीक है, आप ये सारी चीजें 6th क्लास से लेके 10th क्लास तक सुनते हुए आए। अब आपको सिर्फ परफॉर्मेंस देनी है, जल्दी जल्दी सॉल्व करना है, आगे बढ़ना है। ठीक है, कर लेते हैं क्लियर। आगे 10th क्वेश्चन देखिएगा। अगेन वही चीज है, 5 ऑप्शन दिए, एक कुछ अलग है। तो रिंग, अंगूठी, ठीक है, नेकलेस, गले में पहनने वाला, बैंगल मतलब कड़ा, हाथ में पहनने वाला, ब्रेसलेट, अगेन हाथ में पहनने वाला ब्रेसलेट, जो कि एक ऑर्नामेंट का पार्ट है। तो ऑर्नामेंट ये इस फैमिली का, ये शब्द यहां पर अलग दिख रहा है। ऑर्नामेंट में ये रिंग, नेकलेस, बैंगल एंड ब्रेसलेट आता है। तो ये सब एक फैमिली बनाते हुए दिख रहे हैं, बट ऑर्नामेंट जो वर्ड है वो इन सब के लिए यूज होता है। तो ऑर्नामेंट इनसे हटके रिलेशन यहां पे बनाता हुआ दिख रहा है। तो आपके सामने जो ऑप्शंस आएंगे वो सब आपस में कुछ रिलेटेड होंगे, बट एक शब्द ऐसा होगा, एक वर्ड ऐसा होगा जो कहीं अलग से उठा के वहां डाला होगा। तुम्हें देखते ही समझ आ जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं क्लासिफिकेशन से। चलिए 10 क्वेश्चन यहां सॉल्व हो गए हैं। आप आंसर देख लीजिएगा, बी ऑर्नामेंट इसका आंसर है। बोर्ड कर लेते हैं क्लियर और चलते हैं 11th क्वेश्चन की तरफ। 11th क्वेश्चन क्या है? अगेन आपको 5 वर्ड्स दिए हैं, फास्टर, बिगर, ग्रेटर, लार्जर एंड टॉलर। टॉलर का मतलब बड़ा, लार्जर का अगेन बड़ा, ग्रेटर मतलब बड़ा, बिगर का मतलब बड़ा। ठीक है, तो ये शब्द सबका मतलब कहीं ना कहीं बड़ा है, मतलब बड़ा। ठीक है, फास्टर मतलब जल्दी,
तो ये शब्द मुझे अलग दिख रहा है इंग्लिश डिक्शनरी का, तो मैं कहूंगा मेरा आंसर ए है। ठीक है, यस मेरा आंसर ए है, तो ए मेरा आंसर है। टिक करेंगे और आगे चलेंगे। ठीक है, तो आपको वहां पेपर में टिक नहीं करना, मैं बार बार यहां बोल रहा हूं टिक करेंगे आगे बढ़ेंगे, क्योंकि मैं यहां पे टिक का ले रहा हूं। आपको वहां क्या करना है, आपके सामने वहां पे गोले आने वाले हैं, ठीक है, सर्कल्स आने वाले हैं, आपको डार्क करना है। तो आप पहले जब अपने क्वेश्चन पेपर को देखो, ये एक आपके लिए बहुत अच्छा मैं एक सीख दे रहा हूं कि जब आप पेपर सॉल्व करें एनटीएससी का, पहले क्वेश्चंस को पढ़िए। अगर देखते ही इस तरह के क्वेश्चंस, इजी क्वेश्चंस आपके सामने हैं, अपने पहले क्वेश्चन पेपर में हल्का हल्का टिक लगा लीजिए। लास्ट में जो सर्कल भरने वाला काम है वो लास्ट में करना। ठीक है, तो इस तरीके से आपने 11 क्वेश्चन यहां तक देख लिए हैं। 12वें क्वेश्चन पे चलते हैं। हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, जम्मू एंड कश्मीर, चंडीगढ़ एंड पंजाब। भाई हिमाचल प्रदेश एक स्टेट है, हरियाणा एक स्टेट है, जम्मू एंड कश्मीर अपने आप में एक स्टेट है, पंजाब एक स्टेट है, पंजाब का एक पार्ट है चंडीगढ़, मतलब ये एक शहर है। तो मैं कहूंगा ये सारे स्टेट्स थे। ठीक है, चंडीगढ़ यहां पे मुझे अलग दिख रहा है, ये शहर का नाम इन्होंने लिख दिया है, तो चंडीगढ़ पे टिक करेंगे। देखते हैं ऑप्शन, यस आंसर डी है। तो वीडियो को पॉज करते जाओ, जैसे ही मैं क्वेश्चन दिखाता हूं फटाक से वीडियो को पॉज करो, पहले खुद आंसर दो, कमेंट बॉक्स में देना है कमेंट बॉक्स में दो, और यह अपना आंसर चेक करो। मैं आपको साथ साथ आंसर्स भी देते जा रहा हूं। 13th क्वेश्चन देखिएगा, पैंथर, लायन, वेल, फॉक्स, क्रोकोडाइल। देखते ही आंसर आ गया भाई। ये जितने जानवर हैं ये जमीन पे भागने वाले जानवर हैं। ठीक है, जमीन पे दिख जाएंगे, बट वेल अगेन जमीन पे नहीं दिखती, ये एक फिश फैमिली की प्रजाति है। टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो इस तरीके से इसका आंसर भी देख लेते हैं। सी ऑप्शन है हमारा, यस वेल हमारा आंसर है। ठीक है, तो 13 क्वेश्चन हो गए हैं। 14th और 15th क्वेश्चन और देख लो। कहां से, वर्ड क्लासिफिकेशन से, अप्रैल, मई, जुलाई, सितंबर एंड नवंबर। अब आप कहोगे सर ये तो सब मंथ है, इनमें तो कुछ भी अलग नहीं दिख रहा। भाई अलग होगा, ध्यान से देखो, आराम से दिखेगा। ठीक है, देखना मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। भाई गैप दिख रहा है, यहां पे गैप दिख रहा है। देखो क्या, मई, जून, यहां पे जून का गैप आ गया। ठीक है, जुलाई, अगस्त, यहां पे अगस्त का गैप आ गया, सितंबर, अक्टूबर, यहां पे अक्टूबर का गैप आ गया, फिर नवंबर है। लेकिन यहां पे अप्रैल के बाद मई आया है, तो अप्रैल के बाद कंटिन्यूसली मई आता है, गैप होना चाहिए था, गैप नहीं है इन दोनों के बीच में। इसका मतलब मई के बाद गैप चालू हुए हैं। मैं आंसर ए को मार्क करूंगा। यहां पे कई बच्चे गलती करके आते हैं और इस तरह की चीजें स्कूल एग्जाम में पूछी जाती हैं। यहां पे आंसर है ए, ये इस फैमिली का नहीं है। इस प्रकार से भी क्वेश्चंस आते हैं, एक अलग वैरायटी देखने को मिली आपको। वर्ड एनालॉजी, वर्ड क्लासिफिकेशन से ही है, बट आप देखिए गैप देके ऑप्शंस दिए, कुछ रिलेशन बन रहा है। कहां पे रिलेशन नहीं बन रहा, अप्रैल और मई के बीच में नहीं बन रहा, तो पहले वाले ऑप्शन पे हम टिक कर देंगे। देख लेते हैं इसका आंसर, देखिएगा, यस इसका आंसर है ए, अप्रैल। क्लियर, तो 14 क्वेश्चन यहां तक सॉल्व हो गए हैं। 15th क्वेश्चन देखिएगा। 15th क्वेश्चन क्या है, ये कह रहा है वीट, पैडी, ज्वार, मेज एंड मस्टर्ड। ठीक है, अब देखिएगा वीट, पैडी, ज्वार, मेज एंड मस्टर्ड, ये जो सब हैं ये अन्न के दाने हैं। अन्न के दाने मतलब वीट मतलब गेहूं, पैडी मतलब चावल, ज्वार, मेज, मेज मतलब बाजरा। ठीक है, मस्टर्ड वो छोटी सी राई को मस्टर्ड बोलते हैं। तो राई जो है ये मसालों की फैमिली से आती है। ठीक है, मैं ई ऑप्शन पे टिक करूंगा और आगे चलूंगा। चलो 15th का भी आंसर देख लेते हैं। यस ई इसका आंसर है। तो इस तरीके से 15 क्वेश्चन हमने उठाए, कहां से, वर्ड क्लासिफिकेशन से। अब हम चलते हैं अल्फाबेट क्लासिफिकेशन में। मैंने बताया शब्द वर्गीकरण, ठीक है, शब्दों का वर्गीकरण और अक्षरों का वर्गीकरण भी आता है, अक्षर। ठीक है, अल्फाबेट क्लासिफिकेशन। अब देखो यहां पे थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है, यहां पे रिलेशन ढूंढने पड़ेंगे। जल्दी आंसर तभी आ सकता है जब आपको पोजीशंस याद हो। ठीक है, आपको यहां पे देखो 5 ऑप्शन दिए हैं, कहीं ना कहीं कोई चीज अलग दिख रही होगी आपको। देखो ए बी सी डी ई, तो डी और ई दिया है मुझे। ठीक है, यहां पे मुझे दिया है क्या, पी एंड क्यू। तो पी एंड क्यू में क्या कोई गैप होता है, एम एन नो पी क्यू, पी क्यू, अब पी क्यू भी एक साथ ही दिया है। ठीक है, एस टी यू ये भी एक साथ ही दिया है। ठीक है, एम एन नो पी, एम एन नो पी, एम और ओ के बीच में गैप दिख रहा है। एफ जी एच ये भी कंटिन्यूस में दिया है।
अब देखिएगा पोजीशंस और उनका कंटिन्यूस तरीका फटाक से हमें मिल गया कि डी हमारा यहां पर अलग दिख रहा है, एम और ओ के बीच में एन तो है ही नहीं, एम एन ओ आता है तो एन नहीं है, एम एन होना चाहिए था, एम ओ दिया है, ये सब सीरियल वाइज दिए हैं, आंसर इसका डी है। तो इस तरीके से आपके क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो टोटल 16 क्वेश्चंस आप लोगों ने यहाँ पे सॉल्व कर लिए। 15 क्वेश्चन थे आपके कहां से लेके कहां तक, वो थे सारे आपके वर्ड क्लासिफिकेशन से, यहां पे ये आए हैं अल्फाबेट क्लासिफिकेशन से, ठीक है। तो वो सब था अक्षरों का क्लासिफिकेशन, ये शब्द वो था सब शब्दों का वर्गीकरण, ये था अक्षरों का वर्गीकरण, ठीक है। तो अक्षर पे बेस्ड भी क्वेश्चंस आते हैं, ये सेकंड वैरायटी कवर कर रहा हूं। तो मैंने जब वीडियो चालू की तो मैंने आपको क्लासिफिकेशन 3 तरह के दिखाए थे, वर्ड क्लासिफिकेशन, नंबर क्लासिफिकेशन, अल्फाबेट क्लासिफिकेशन। एक छोटी वैरायटी और आती है इनका जब हम मिक्सचर कर देते हैं, ठीक है, तो उस पर भी कुछ क्वेश्चंस हम देखेंगे। 17th क्वेश्चन देखिएगा, यहां पे दिया है XWFGMLPOTS। तो अब आप देखिएगा यहां पे क्या, तो XYZ, अब WX, ठीक है, तो WXYZ, अब W पहले आता है, X बाद में आता है, तो आगे पीछे दिया। अब देखो ये WX, ठीक है। अब यहां पे दिया है क्या, G एंड F, तो FG दिया है, G के बाद F आता है, ठीक है। अब आप देखिएगा ABCDEFG, ये दोनों साथ में दिए हैं, ठीक है। यहां पे ये ऐसा दिया है, यहां पे ये ऐसा दिया है, एरो देखिएगा, एरो आपको दिख रहा है। यहां पे क्या है, देखा LMNOP, तो L और M अगेन एरो ऐसा दिया है, L M पहले दे दिया, L बाद में दे दिया, ठीक है। यहां पे दिया है OPQ, अब ये भी एरो ऐसा ही है। तो आपको अब समझ आ गया, ये एरो ऐसा, ये एरो ऐसा, ये एरो ऐसा। ST अगेन ये एरो ऐसा, क्या अलग दिख रहा है, यहां पे एरो इस डायरेक्शन में दिख रहा है, मतलब यहां पे ये मुझे अलग पार्ट दिख रहा है। मैं बी पे टिक करूंगा और आगे चलूंगा। इस क्वेश्चन में आंसर है मेरा बी। देखिएगा क्या आंसर मेरा बी है, यस मेरा आंसर बी है। 17 क्वेश्चन तुम लोग यहां पे सॉल्व कर चुके हो। 18वें क्वेश्चन पे आइएगा। 25 तक हमने अल्फाबेट क्लासिफिकेशंस को उठाया है, ठीक है। अल्फाबेट क्लासिफिकेशन से हैं, जल्दी जल्दी सॉल्व कर लेते हैं। ABCD, अब बी और डी के बीच में सी नहीं है, ठीक है। MNOP, N और O नहीं है, ठीक है। फिर यहां पे दिया MNOPQ, OP नहीं है, यहां पे OP नहीं है, 2 लेटर्स नहीं है, ठीक है। H एंड K, तो ABCDEFGHIJ, यहां पे I और J नहीं है, डायरेक्टली K है, ठीक है। अब STUVW, तो U और V नहीं है, ठीक है, STUVW, ठीक है। अब यहां पे सिर्फ एक लेटर नहीं है, यहां पे 2 लेटर मिसिंग है, ठीक है, यहां पे एक लेटर मिसिंग है, तो इसका मतलब मेरा आंसर है ए। ये इस फैमिली से अलग दिख रहा है। इन सबको जब मैंने लिखा, यहां पे 2 लेटर्स गायब थे, यहां पे एक लेटर गायब था, मेरा आंसर है ए। मैं ए पे टिक करूंगा। तो देखिएगा यस मेरा आंसर ए है। क्लियर है यहां तक? चलिए बोर्ड कर लेते हैं क्लियर और क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। अगेन 5 ऑप्शन दिए हैं, एक कुछ अलग है, ढूंढिए, जल्दी से ढूंढिए और आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। क्या दिया है भाई, MN, ठीक है, MN, ठीक है। यहां पे क्या दिया है, K एंड P, यहां पे दिया H एंड R, यहां पे दिया G एंड T, यहां पे दिया E और V। तो यहां पे ये 2 लेटर साथ में दिख रहे हैं और यहां पे कहीं मुझे कुछ प्रॉब्लम दिख रही है बाकी लेटर्स में, उनको हम देख लेते हैं। देखना K एंड P, तो K के बाद P लिखा है, इसका मतलब J की पोजीशन क्या होती है, J की पोजीशन होती है 10, ठीक है। तो ABCDEFGHIJ, J तक 10, ठीक है। उसके बाद क्या, तो KLMNOP, तो K की जो वैल्यू है वो है 11, ठीक है। तो KLMNOP और P की पोजीशन क्या होती है, तो यहां से LMNO, ठीक है, 4 लेटर हटा दो, तो इसकी पोजीशन है 16, ठीक है। 11 के बाद 16वां लेटर दिया है, K के बाद P दिया है, H के बाद R दिया है। H की पोजीशन क्या होती है, ABCDEFGH,
ठीक है, तो इसकी पोजीशन है 8, यहां लिख देते हैं H की पोजीशन है हमारी 8। अब देखो यहां पे मुझे ऐसा लग रहा है कि पोजीशंस पे डिपेंड है चीजें, तो क्यों ना हम अपना काम आसान कर ले। जैसे ही आप एग्जाम हॉल में पहुंचे और आपके सामने क्वेश्चन पेपर आए तो आपको बहुत इजी काम मैं बता देता हूं कि भाई आपको क्या करना है। आपको सबसे पहले ABCDEFGH तक कहानी लिख लीजिए। देखिए ABCDEFGHIJ यहां तक हो गया। ये 10 लेटर आपको पता है, पोजीशन जे की क्या है 10 है, इसके नीचे 10 और लेटर लिख लो, तो ABCDEFGHIJ, फिर यहां पे लिख लीजिए KLMNOPQRST और यहां पे UVWXYZ। क्लियर है। अब देखिए 10 लेटर यहां, 10 लेटर यहां और बाकी 6 लेटर यहां, तो आपको टोटल 26 लेटर दिख गए। फटाक से इनकी पोजीशन भी लिख दीजिए। देखो काम आसान करना है अपना, तो जाते ही जब आपको समय मिले तो कुछ ऐसी बातें होंगी जो आपके दिमाग में जो बेसिक नॉलेज है जो होनी चाहिए वो लिख लेना। क्वेश्चन पक्का इससे रिलेटेड कुछ ना कुछ आपको मिलने वाला है। तो ए की पोजीशन है 1, जे की पोजीशन है 10, ऐसी के की पोजीशन होती है 11 और टी की पोजीशन होती है 20, ऐसी यू की पोजीशन होती है 21 और जेड की पोजीशन होती है 26। इनको आप मार्क करके लिख दो, आपका काम देखते ही बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा यहां पे मैंने क्या किया था, सबसे पहले जे की पोजीशन को लिख दिया था 10 लिख दिया था, के की पोजीशन देखी मैंने 11 है और पी की पोजीशन मैंने देखी यहां पे 16 है, 12 13 14 15 16। ठीक है, एच की पोजीशन मैंने लिख दी थी यहां पे 8 है। ठीक है, और H के साथ में दिया है R, तो R की पोजीशन क्या है, फटाक से आप अपना चार्ट देख लो और R की यहाँ पे पोजीशन लिख दो। तो R की पोजीशन है यहाँ पे 18, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 18। ऐसे ही आप देखेंगे GT की पोजीशन क्या है, तो G और T की पोजीशन क्या है, G और T की पोजीशन है, G की पोजीशन आपको वहां पे दिखेगी कितनी 7। ठीक है, तो G की पोजीशन है 7 और T की पोजीशन है अगेन 20। ठीक है, तो कुछ बेसिक चीजें तो आपको दिमाग में होनी चाहिए। E की पोजीशन क्या है और V की पोजीशन क्या है। E की पोजीशन आपको दिखेगी 5, 1 2 3 4 5, तो E की पोजीशन है 5 और V की पोजीशन क्या है, ये है 22। अब M और N की पोजीशन अगर मैं देखूं तो यहां पे मैंने M और N की कहानी नहीं लिखी थी। आप देखिएगा M की पोजीशन भी याद कर लीजिए, N की पोजीशन भी याद रख लीजिए। यहां पे याद रखने वाली चीज क्या है सर, अगर आप ध्यान से देखो तो M की पोजीशन जो आती है वो आती है 11 12 13, तो M की पोजीशन यहां पे जो मार्क होती है ये 13 पे मार्क होती है। ठीक है, और N की जो पोजीशन होती है वो 14 होती है। याद रखने वाली चीज क्या है सर इसमें, ठीक है, वो तो होती है, बाकी की पोजीशन भी तो है। तो अगर आप 1 से M तक आएंगे तो 13 है। अगर आप Z से पीछे चलना चालू करते हैं ना तो गिनना चालू करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। एक्चुअल में बैक से भी N की पोजीशन 13 आती है और आगे से भी पोजीशन 13 M की आती है। तो M और N को हम सेंट्रल वैल्यू बोलते हैं, आगे से 13 पीछे से 13। ठीक है, तो ये याद रखने वाली चीज है। M और N की पोजीशन, यहां पे M की पोजीशन है 13, N की पोजीशन है 14। अब क्या इसके बीच में कोई रिलेशन बन रहा है, ठीक है। अब आप कहेंगे सर एक काम हम कर सकते हैं, M और N को मार्क कर दीजिए, ठीक है, और क्योंकि सब में कुछ ना कुछ गैप दिख रहा है, M और N में कोई गैप नहीं दिख रहा, तो आंसर मेरा B होना चाहिए। देखो ऐसा ना सोचते हुए अगर आप आगे से और पीछे चले, क्योंकि M और N जब तुम्हें दिखे ना तो ये वाला लॉजिक तुम्हारे दिमाग में 2 मिनट के लिए आना चाहिए कि M और N क्यों दे दिया, बाकी सब में गैप दे दिया, M और N क्यों दे दिया। ठीक है, तो M और N जब भी दिखे, बहुत छोटी सी, ये मान लो कि एक छोटी सी बेसिक बात बता रहा हूं, अगर जब भी M और N की पोजीशन दिखे तो एक बार आगे से भी चलना, पीछे से भी चल के देखना। तो आप देखेंगे K की पोजीशन आगे से 11 है और P की पोजीशन अगर तुम पीछे से काउंट करो, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, P की पोजीशन पीछे से 11 है, K की पोजीशन आगे से 11 है, P की पोजीशन पीछे से 11 है। अब ये मुझे कैसे पता चला, मैं इस लॉजिक पे कैसे आया, क्योंकि जब तक अनलेस एंड अनटिल आप ज्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर लेते तब तक आपको ये लॉजिक लगाना, मैं देखते ही समझ गया था K और P मतलब आगे से पीछे से 11 11 की पोजीशन पे है, तो देखते ही चीज समझ आई थी। और M और N और दिख गया तो मैं पक्का हो गया कि पोजीशंस आगे और पीछे से सिमिलर दी हुई है। ठीक है, तो M आगे से 13 है और N जो है ये पीछे से 13 है।
ठीक है। अब देखो ये आगे से 11, ये पीछे से 11, तो यहां पे एक्चुअली आगे और पीछे एरो ऐसे ऐसे चल रहे हैं, यहां पे ऐसा, यहां पे ऐसा। अब H की पोजीशन यहां से 8 है, R की पोजीशन काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 9वीं पोजीशन पे R आ रहा है, ठीक है। तो पीछे से यहां से तो H की 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8, बट R की पोजीशन जो आ रही है वो 9 आ रही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, R की पोजीशन यहां से 9 आ रही है, ठीक है। तो ये सिमिलर नहीं आ रही, ये चीज आपको पता होनी चाहिए, यहां से पोजीशन इसकी 9 आ रही है। अगर G की पोजीशन आगे से 7 है, देखना G की पोजीशन अगर आगे से 7 है तो T की पोजीशन पीछे से क्या, 1 2 3 4 5 6 7, T की पोजीशन पीछे से 7 है। तो देखो ये लॉजिक सही बैठ रहा है, तो ये ज्यादा अच्छा लॉजिक है, ठीक है। E की पोजीशन अगर आगे से 5 है तो पक्का है V की पोजीशन भी पीछे से 5 होगी, काउंट करके देख सकते हो, 1 2 3 4 5, तो V की पोजीशन पीछे से 5 है। तो ये मैंने E की पोजीशन, V की पोजीशन क्या अलग दिखा, यहाँ पे HR अलग दिख रहा है, मैं HR को C मार्क करूंगा, मतलब मेरा आंसर इन 5 ऑप्शन में से C है जो कि अलग दिख रहा है, तो हम अलग को मार्क करेंगे, आगे बढ़ेंगे। समझ आ रहा है, क्लियर है। चलो बोर्ड कर लेते हैं क्लियर, मतलब ये वाला पार्ट मैं क्लियर कर देता हूं। ABCD के ये जो मैंने पोजीशंस लिखी हैं इनको क्यों ना हम लिखे रहने दें, ठीक है। और एक बार इसका आंसर चेक कर लें, इसका आंसर क्या है, तो इसका आंसर है अगेन C, यस HR इसका आंसर है। तो इस तरीके से हमें चीजों को सॉल्व करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 भी देखिएगा, अगेन तुम्हें अल्फाबेट्स दिए हैं, वर्गीकरण करना है। देखते ही पोजीशन तुम्हारे सामने लिखी है, वीडियो को पॉज करो, फटाक से आंसर दो, ट्राई खुद से करो तब सॉल्यूशन देखना। देखो क्या दिया है, V एंड T दिया है, तो V और T दिया है, तो V और T के बीच में U लेटर का अंतर आ रहा है, ठीक है। तो यहां पे U लेटर नहीं है। M और O के बीच में आप देखेंगे तो M और O के बीच में N नहीं है, तो यहां पे N नहीं है, ठीक है। P एंड R के बीच में, तो P एंड R के बीच में Q नहीं है, यहां पे Q नहीं है। D E F यहां पे E नहीं है। F एंड G के बीच में आप देखेंगे तो कोई भी डिफरेंस नहीं है, ये तो कंटिन्यूस दे दिया, तो F और G कंटिन्यूस दे दिया, बाकी सबके बीच में एक एक का गैप है। मैं कहूंगा मेरा आंसर E है, इसको भी चेक कर लेते हैं। तो यस मेरा आंसर E है, क्लियर है। तो इस तरीके से आपको चीजों को सॉल्व करना था, या आपने कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा क्या बोला है, अगेन वही 25 तक के जो क्वेश्चंस हैं वो इसी डाटा से रिलेटेड हैं। तो अल्फाबेट क्लासिफिकेशन है, आप देख लो, फटाक से आंसर बताओ। यहां पे क्या दिया, यहां पे दिया BCD NPR KLM RQP HGF, देखते ही समझ आ गया होगा BCD, तो BCD कंटिन्यूस दिए हैं, ठीक है। NPR आप देखिएगा, NPR एक एक लेटर का गैप दिया है, ठीक है। और KLM, तो KLM अगेन कंटिन्यूस दिए हैं, तो ये कंटिन्यूस दिया है, ये कंटिन्यूस दिया है। RQP आप देखिएगा, RQP ये भी कंटिन्यूस दिया है बट पीछे से दिया है, ठीक है, तो ये भी बट कंटिन्यूस दिया है। HGF ये भी पीछे से कंटिन्यू दिया है, तो ये भी कंटिन्यू दिया है। NPR में गैप दिख रहा है, मैं कहूंगा मेरा आंसर क्या है, मेरा आंसर B है, मार्क करो, आगे बढ़ो, क्लियर है। तो क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर B आएगा, जो कि ऑड वन आउट है, ठीक है, ऑड वन आउट है ऐसा बोल लो। तो अल्फाबेट क्लासिफिकेशन में इसी तरह का, मतलब क्लासिफिकेशन टॉपिक में इसी वैरायटी के क्वेश्चंस आते हैं। बोर्ड कर लेते हैं क्लियर, ठीक है। और देखते हैं यहां पर क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 22। तो 22 में आपको क्या दिया है, अब 22 में अगेन आपको HGF XWV NML OPQ UTS दिया है। देख लो यहां पे क्या अंतर दिख रहा है। HGF कंटिन्यूस में दिए हैं, ठीक है। XWV, तो XWV अगेन कंटिन्यूस में दिया है, पीछे से आगे की तरफ, ठीक है। NML, तो NML ये भी कंटिन्यूस में दिया है। OPQ ये भी दिया है, OPQ ये आगे से दिया है OPQ। और UTS,
तो UTS पीछे से दिया है। अब देखना OPQ आगे से दिया है, बाकी सब का जो ऑर्डर है वो पीछे से है, FGH VWX, ठीक है। तो VWX यहां पे देखिएगा कहां गया, VWX ये भी आगे से दिया है, तो सॉरी ये VWX है ना, ऐसे तो दिया है, ठीक है। NMN LMN, तो ये LMN इधर ही चल रहा है, बट OPQ में एरो ऐसा है, UTS STU तो ये ऐसा है, तो सारे ऑर्डर उस तरफ है, बस ये वाला ऑर्डर इस तरफ है। इसका आंसर चेक कर लो, तो इसका आंसर है डी। क्लियर है? तो क्वेश्चन नंबर 22 में डी ऑप्शन है। क्यों है? डायरेक्शन भी आपने देख लिया, तो डायरेक्शन सेंस पे भी चीजें आती हैं। लेटर्स देख के कितनी जल्दी एक्शन कर सकते हो ये डिपेंड करता है। तो 22 क्वेश्चन आप लोगों ने यहां पे सॉल्व कर लिए। चलते हैं आगे, तो नेक्स्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, अल्फाबेट क्लासिफिकेशन से ही है। RTW QOM IKG IKM BDF, इसको देखिएगा RTW। अब RTW तो RT और W में, R के बाद T में एक लेटर का अंतर है, ठीक है। तो यहां पे एक लेटर नहीं दिया, और T और W में जो गैप मुझे दिख रहा है, T और W में ये 2 लेटर का गैप दिख रहा है, तो यहां पे 2 लेटर का गैप है। QOM आप देखिएगा, QOM तो QOM यहां पे एक एक लेटर मिसिंग है, ठीक है। तो यहां पे भी -1 है, यहां पे भी -1 है। IKG I K और I के बाद K, तो I के बाद K मतलब एक लेटर का अंतर है, और K के बाद दिया है G, तो K के बाद दिया है G मतलब -3 लेटर्स, ठीक है। तो K के बाद दिया है G, तो 3 लेटर की कमी यहां दिख रही है, ठीक है। IKM क्या है? तो I और K के बीच में एक लेटर की कमी है, और K और M के बीच में अगर आप देखें तो अगेन K और M के बीच में एक लेटर की कमी है, ठीक है। BDF तो B और D के बीच में एक लेटर की कमी है, ठीक है, और D और F के बीच में एक लेटर की कमी है। तो RTW एक बार और चेक कर लेते हैं, तो यहां पे क्या दिया है, R और T एक लेटर की कमी है, बट STUVW यहां पे 2 लेटर की कमी आ रही है, बट यहां पे 3 लेटर। तो आंसर क्या है इस क्वेश्चन में? हो सकता है कुछ मिस्टेक है, IKG या ये LKG तो नहीं है, LKG, तो यहां पे 2 लेटर की कमी आ रही है। यहां पे आंसर चेक करके मैं आपको आंसर बताता हूं। देखिएगा यहां पे इन्होंने आंसर A दिया है, तो यहां पे कहीं पे मिस्टेक हुई है, ठीक है। यहां पे ये G नहीं होना चाहिए था, यहां पे तुम्हें एक लेटर की कमी होनी चाहिए थी। क्वेश्चन में कुछ गलती है यहां पर, ठीक है। इसको मैं हाईलाइट कर देता हूं। I और K के बीच में तो एक लेटर की कमी है, बट J और K और G के बीच में 2 लेटर दे दिए, तो K के बाद यहां तो M आना चाहिए था, ठीक है। तो IKM तो यहां पे दिया है। चलो यहां पे ये ऑप्शन की कुछ गलती है, ठीक है। इन्होंने आंसर A दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 23 आप देखिएगा, बाकी सब में जो चीजें आ रही हैं वो -M आ रहा है, ठीक है। -1 मतलब एक एक लेटर की कमी आ रही है, और RTW जो है इसमें -1 और यहां पे 2 लेटर की कमी आ रही थी, इसलिए आंसर A दिया है। क्लियर? तो क्वेश्चन नंबर 23 का A आंसर है। इसको भी हम कर लेते हैं क्लियर, और लास्ट क्वेश्चन इसका देख लेते हैं। 2 क्वेश्चन और हैं, उसको देख लो। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है? तो 24 में PRT लिखा है, MOQ लिखा है, GEC लिखा है, TVX लिखा है, SUW लिखा है। तो इसको भी चेक कर लो। देखो PRT तो एक एक लेटर की कमी है, ठीक है। MOQ एक एक लेटर की कमी है। GEC तो GEC एक एक लेटर की कमी है। TVX तो TVX एक एक लेटर की कमी है, ठीक है। SUW S U और W तो एक एक लेटर की कमी है, सब में एक एक लेटर की कमी है। अब पक्का इसमें डायरेक्शन का कुछ दिया होगा, उसको देखना। PRT मतलब एरो ऐसा जा रहा है, ठीक है। PRT Q और S की कमी है, इधर गया है। MOQ तो MOQ अगेन एक एक लेटर की कमी है, ठीक है, और एरो इस तरफ है। GEC तो GEC एरो पीछे के साइड आया है, ये वाला एरो ऐसा आया है,
TUVWX, ये एरो भी इस तरह का मूवमेंट दिखा रहा है। SUW, तो SUW ये भी आगे की तरफ गया है, तो ये कमी हमें मिल रही है यहां पे सी ऑप्शन में, एरो। तो ये चीजें आपको देखनी पड़ेंगी, इसलिए मैं कहता हूं ABCD लिख लो, देखने के बाद काम आसान हो जाता है, जल्दी जल्दी सॉल्व कर लोगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 24 का सी ऑप्शन है, इसको हम चेक कर लेते हैं। तो यस, इसका आंसर सी है। क्लियर है। तो 24 क्वेश्चन आप लोग फाइनली यहां तक सॉल्व कर चुके हैं। हम लोग चल लेते हैं लास्ट क्वेश्चन, जो कि अल्फाबेट क्लासिफिकेशन से है, वो है BEH CFI DG JEKL FIL। तो इसको चेक करिएगा, BEH दिया है, तो BEH दो लेटर की कमी दी है, BE COD गायब है, E के बाद H दिया है, F4G गायब है, तो -2 यहां पे दो लेटर्स नहीं है इन दोनों के बीच में। CFI, C और F के बीच में दो लेटर गायब है, F और I के बीच में दो लेटर गायब है, तो मैं कहूंगा यहां पे भी दो लेटर, यहां पे भी दो लेटर गायब है। DGJ देखिएगा, DG के बीच में दो लेटर गायब है, G और J के बीच में दो लेटर गायब है, तो यहां पे भी -2, यहां पे भी -2। EHL, E और H और L, तो E और H में तो -2 आ रहा है, ठीक है, बट H और L में जो अंतर है, H और L में जो अंतर है वो 3 लेटर्स का है, तो यहां पे -3 बन रहा है। अब यहां -2 बनना चाहिए, देखना FIL बोला है, तो F और I दो लेटर है, ठीक है, तो F और I दो लेटर हैं, I और L से दूरी कितनी है, तो I और L से अगेन दो लेटर की दूरी है, तो ये -2 अंतर कहां दिख रहा है, D ऑप्शन में अंतर दिख रहा है, मैं कहूंगा इसका आंसर D है, तो इसका आंसर हम D मार्क करेंगे और आगे चलेंगे। तो ये सब आपको अब क्लासिफिकेशन समझ आ गया होगा, वर्ड क्लासिफिकेशन क्या होता है, वर्ड अल्फाबेट क्लासिफिकेशन क्या आता है। अब हम मूव करते हैं नंबर क्लासिफिकेशन में, तो इसमें ऑड और इवन के कई केसेस बनते हैं। क्वेश्चन को देखिएगा, क्वेश्चन देखते ही समझ आएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, यहां पे 26 से लेके 40 तक के जो क्वेश्चंस दिए, 26वां क्वेश्चन आपके सामने है, 5 ऑप्शन है, कहीं ना कहीं कुछ कमी है, आपको वो कमी ढूंढनी है, ठीक है। चलो सॉल्व करना चालू करते हैं। देखो अब यहां के लिए आपको डिवीजन रूल भी आना चाहिए, डिविजिबिलिटी रूल जो आपने बचपन में पढ़ा था, तो डिविजिबिलिटी रूल अगर याद है, क्वेश्चन देखते ही चीजें समझ जाओगे, ठीक है। तो कहां तक आना चाहिए सर, 11 या 12 तक के, आपको 15 तक के डिविजिबिलिटी रूल पता होने चाहिए, ठीक है। तो 1 का डिविजिबिलिटी रूल, 2 का, 3 का क्या है, 0 का क्या है, ये आपको देखते ही चीजें दिखेंगी। यहां पे देखना 27 को अगर मैं देख रहा हूं तो ये 3 से डिवाइड हो रहा है, 63 को देख रहा हूं अगेन 3 से डिवाइड हो रहा है, 4, 5, 6 डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, सारे नंबर्स को ऐड कर दीजिए, 3 के डिविजिबिलिटी रूल, 4 + 2 होता है 6, अगेन 3 से डिवाइड हो रहा है, 4 + 9 कितना होता है, तो ये होता है 13, तो 7 × 7 49 होता है, इसका मतलब ये भी 3 से नहीं जा रहा, ये भी 3 से नहीं जा रहा, बट ये दोनों नंबर कहीं ना कहीं अब 7 से डिवाइड हो रहे हैं, तो एक बार अब 7 का चेक कर लेते हैं। देखिएगा 7 6 × 42 होता है, तो 7 का डिविजिबिलिटी रूल इन 3 में लग रहा है, ये, ठीक है। अभी मैंने 3 का चेक किया था, 3 2 में कम आ रहा था, अब मैं 7 का चेक कर रहा हूं, तो 7 और 49 देखते मैंने बोला यहां 7, यहां 7, 7 × 6 42, 7 × 9 63, तो यहां पे भी 7 का लग रहा है, बट 27 7 के टेबल में नहीं आता, 3 × 9 27 होता है, यहां पे 7 की कमी दिख रही है, तो ये यहां जस्टिफाई नहीं हो रहा, मैं कहूंगा मेरा आंसर है ए। डिविजिबिलिटी रूल देखते ही चीजें समझ आ जाएंगी, ठीक है, मैथमेटिकल ऑपरेशंस देखते ही समझ आ जाएंगे, ठीक है। तो डिविजिबिलिटी रूल मैं कहूंगा बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में, थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, तो आप कहेंगे सर 2 का डिविजिबिलिटी रूल, जब इवन प्लेस, जब यूनिट प्लेस एक इवन डिजिट होता है, तो यहां मैं लिख देता हूं, यूनिट प्लेस जब एक इवन नंबर होता है, इवन डिजिट होता है, तो यहां पे मैं लिख देता हूं इवन डिजिट होना चाहिए, क्या, यूनिट प्लेस शुड बी इवन डिजिट, साथ साथ नोट करते जाओ। 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, 3 का डिविजिबिलिटी रूल है आपका सारे डिजिट्स को ऐड कर दो, सम ऑफ ऑल डिजिट्स कर दो,
और सारे डिजिट्स ऐड करने पे शुड बी मल्टीप्लाइड विथ 3, शुड बी डिवाइडेड बाय 3, तो यहां पे डिविजिबल बाय 3 होना चाहिए। ठीक है, तो डिविजिबल बाय 3 लिख देता हूं। 4 का डिविजिबिलिटी रूल, तो भाई जो 2 से डिवाइड हो रहा है वो 4 से होगा, तो 4 का डिविजिबिलिटी रूल, लास्ट के जो 2 डिजिट्स होते हैं, ठीक है, मतलब यूनिट प्लेस और टेंस प्लेस शुड बी डिविजिबल बाय 4। ठीक है, तो 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, यूनिट डिजिट एंड टेंस डिजिट को आप साथ लेंगे जब, जैसे कि मैं एक नंबर लेता हूं, मैं बोल लेता हूं 716, ठीक है, 716। अब 1 और 6 को जब मैं देखूंगा तो ये 4 से डिविजिबल है, इसका मतलब 716 पूरा 4 से डिविजिबल होगा। ये आप देखते ही सॉल्व भी कर सकते हैं, देखिएगा 4 1 टाइम्स 4, ठीक है, और 6 7 4 1 टाइम्स 4 5 6 7, मतलब 3 बचा 31। अब 4 के टेबल में 4 7 टाइम्स 28, 4 6 टाइम्स 24, 4 7 टाइम्स 28, ठीक है, बचा 3 है ना, 28 आया था ना, 4 7 टाइम्स 28, 29 30 31 36, तो 4 9 टाइम्स इज 36। देखो 179 से ही कट रहा है, तो 4 का डिविजिबिलिटी रूल भी आ गया। 5 का और सुन लो, फिर उसके बाद हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 5 का डिविजिबिलिटी रूल है, यूनिट प्लेस पे 0 या 5 होना चाहिए। यूनिट प्लेस पे अगर 0 एंड 5 है तो नंबर देखते ही आप कहेंगे बड़े से बड़ा नंबर 5 से डिविजिबल होगा। तो डिविजिबिलिटी रूल याद कर लो, ये आप लोग ऑलरेडी 8th क्लास में पढ़ चुके हैं, 9th में पढ़ चुके हैं, ठीक है, तो डिविजिबिलिटी रूल आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसको हम क्वेश्चन को करते हैं क्लियर और चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। तो इसका आंसर तो ए आ गया, यस 27 आ गया हमारा आंसर, बोर्ड कर लिया है क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 क्या है, तो डायरेक्शंस दिए हुए 40 तक ऐसी प्रकार के क्वेश्चन है। कौन से, चूजिंग द ऑड न्यूमरल, तो नंबर क्लासिफिकेशन हम लोग पढ़ रहे हैं। नंबर्स देखते ही आपको चीजें समझ आ जानी चाहिए। देखो 100 दिख रहा है, 125 दिख रहा है, 169 दिख रहा है, 196 दिख रहा है, 121 दिख रहा है, क्या कॉमन दिख गया, देखते ही समझ आ गया। यहां पे जो इंपॉर्टेंट चीज है कि भाई आपको स्क्वायर्स एंड क्यूब्स, आपको नंबर्स के 10 तक 15 तक सबके स्क्वायर्स एंड क्यूब्स पता होने चाहिए। तो 1 से लेके 15 तक के मैं कहता हूं स्क्वायर्स याद कर लीजिए, और क्यूब्स जो है वो 1 से लेके आप 12 तक के भी अगर याद कर लेते हैं तो इस प्रकार के क्वेश्चन देखते ही आपको चीजें फटाक से समझ आ जाएंगी। देखिएगा 100 मतलब 10 का स्क्वायर दिख रहा है, 196 169 मुझे यहाँ 13 का स्क्वायर दिख रहा है, 196 यहाँ पे मुझे 14 का स्क्वायर दिख रहा है, 121 यहाँ पे 11 का स्क्वायर दिख रहा है, बट 125 जो है ये 5 का क्यूब है, तो ये क्यूब है, इसका मतलब मेरा आंसर यहाँ पे बी होना चाहिए। बोर्ड करते हैं क्लियर और आंसर देखते हैं क्या बी दिया है आंसर, तो यस आंसर बी है, तो 27th में बी आंसर आ गया। क्लियर है, चलिए बोर्ड करते हैं क्लियर और आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे। क्या दिया है यहाँ पे, 275 451 297 254 143। अब यहां पे तो देखते ही समझ नहीं आ रहा, ठीक है, कि क्या चीज हो रही है यहाँ पे। आप एक चीज, अब यहाँ पे एक लॉजिक देखो, जितने ज्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे तो नंबर देखते ही आपको चीजें समझ आएंगी। मुझे देखते ही समझ आ रहा है क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चंस उतने मेरे हाथ से निकले हुए हैं। देखना 275 जब मैं देखता हूं तो यहाँ पे 275 3 डिजिट दिए हैं। आपको क्या समझ आ रहा है, 2 + 5 जब करता हूं तो 7 दिख रहा है, ठीक है। 451 दिया है तो 4 और 1 को जब मैं ऐड करूंगा तो सेंटर नंबर 5 दिया है, ठीक है। 297 दिया है, 2 + 7 करूंगा तो 9 आएगा। इसका मतलब जो सेंटर के नंबर्स हैं वो एक्सट्रीम नंबर्स का एडिशन है, ठीक है। यहां से 3 ऑप्शन से तो मुझे ये चीज समझ आ रही है। इन 2 में और चेक कर लेते हैं। तो 2 + 4 होता है 6 बट सेंटर में दिया है 5, ठीक है। 1 + 3 होता है 4 बट सेंटर में दिया है 4। तो इसका मतलब यहां पे भी ये लॉजिक लग रहा है। कहां पे मिस हो रहा है, सिर्फ डी ऑप्शन में ये लॉजिक मिस हो रहा है। मैं कहूंगा 28 का आंसर है डी। बोर्ड करते हैं क्लियर, तो क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर है डी। इसका आंसर चेक कर लेते हैं, तो यस मेरा आंसर डी आ रहा है।
क्लियर है? तो इसी तरीके से आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, कोई मुश्किल नहीं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। तो क्वेश्चन नंबर 29 हमें कह रहा है, अगेन हमें कुछ नंबर्स दिए हैं और हमें वही सेम काम करना है। 40वें क्वेश्चन तक इसी प्रकार के क्वेश्चन है, हमें नंबर क्लासिफिकेशन पे चीजें हैं, तो नंबर्स क्लासिफिकेशन हम लोग देख रहे हैं। 901, 432, 567, 789, 678, इनमें ऐसा क्या दिख रहा है कि जो आपको लगे कि हाँ यहां पे हम अंतर बोल सकते हैं? तो ऐसा क्या है, देखना क्या दिख रहा है। 4, 3, 2 में कुछ ऐसी चीज दिख रही है क्या? 4 + 3 कितना होता है? तो ये होता है 7, 7 + 2 होता है 9, तो यहाँ पे तो सम 10 है। ठीक है, इधर क्या सम है? 5 + 5 10 और 11, 11 + 7 18, 18 और 8 + 1 9, तो यहाँ पे भी सम 9 आ रहा है, यहाँ पे भी सम 9 आ रहा है। इसमें और चेक कर लेते हैं। तो 7 + 8 कितना होता है? 7 + 8 हमारा होता है 14, 15, 15 + 5, तो 15 + 9 अगर मैं करूं तो ये हमारा होगा 24, 4 और 5 6। नहीं, ये तो लॉजिक नहीं लग रहा। तो आपको ये लॉजिक भी लगा के देखना। देखो सारे डिजिट्स को ऐड करके देखो, ये सारे डिजिट्स में से कुछ ना कुछ ऑल्टरनेट डिजिट्स भी आते हैं, तो ऑल्टरनेट डिजिट्स को भी प्लस करके कहीं ना कहीं सेंटर नंबर आता है। ठीक है, ये भी हम चेक कर सकते हैं कि 4 + 2 होता है 6, लेकिन सेंटर में दिया है 3। 5 + 7 होता है आपका 12, बट सेंटर में दिया है 6। एक लॉजिक दिख रहा है मुझे यहाँ पे। 7 + 9 होता है 16, तो 7 + 9 होता है 16, सेंटर में दिख रहा है 8। 6 + 8 होता है कितना? ये होता है 14, सेंटर में दिया है 7। यस, यहाँ पे मुझे एक लॉजिक दिख रहा है। आप देखिएगा क्या कि जब मैं एक्सट्रीम नंबर्स को ऐड कर रहा हूं, इन दोनों को ऐड करने पे 6 आ रहा है, इन दोनों को ऐड करने पे 5 + 5 10, 11 और 12, यहाँ पे 12 आ रहा है। 7 + 9 करने पे यहाँ 16 आ रहा है, और 6 + 8 करने पे यहाँ पे मेरा आ रहा है 14। और जब इन सबको मैं 2 से डिवाइड कर रहा हूं, तो ये 2 से डिवाइड करने पे 3 आ रहा है, ये 2 से डिवाइड करने पे 6 आ रहा है, ये 2 से डिवाइड करने पे 8 आ रहा है, ये 2 से डिवाइड करने पे 7 आ रहा है। मतलब सेंटर नंबर मिल रहा है डिवाइड करने पे। बट जब मैं 9 + 1 कर रहा हूं 10, और 10 को जब मैं 2 से डिवाइड कर रहा हूं तो सेंटर में 5 आना चाहिए था। यहां से मुझे लॉजिक क्या मिला? मुझे लॉजिक ये मिल रहा है कि जब मैं एक्सट्रीम नंबर्स को ऐड कर रहा हूं और डिवाइड बाय 2 कर रहा हूं तो सेंटर नंबर मिल रहा है, जो कि 901 में नहीं मिल रहा। तो मेरा आंसर यहाँ पे ऑड वन आउट, मतलब मेरा जो क्लासिफिकेशन हुआ है कि इन सब में कुछ तो रिलेशन है, बट यहाँ पे वो रिलेशन मुझे नहीं बनता हुआ दिख रहा। मैं कहूंगा मेरा आंसर ए है। तो चेक कर लेते हैं। यस, मेरा आंसर ए है। तो 29 तक आपने क्वेश्चंस देख लिए हैं। 30th क्वेश्चन और देखिएगा, यहां पे दिया है 147, 579, 135, 257, 159। इसको भी एक बार सॉल्व करके देखते हैं क्या पीछे वाला लॉजिक यहाँ पे यूज हो रहा है। 1 + 7 होता है 8, ठीक है। 5 + 9 होता है 14, ठीक है। 1 + 5 होता है 6, 2 + 7 होता है 2 + 7 होता है 9, ठीक है। 1 + 9 होता है 10। तो यस, यहां पे भी वही लॉजिक है जो पिछले वाले क्वेश्चन में किया। जब मैं एक्सट्रीम नंबर्स को ऐड कर रहा हूं, मतलब एक्सट्रीम नंबर मतलब बाहर के नंबर, एक आगे वाला और एक लास्ट यूनिट, तो जब मैं 100 वाला प्लेस और यूनिट्स प्लेस को ऐड कर रहा हूं, डिवाइड बाय 2 कर रहा हूं, तो मुझे सेंटर डिजिट मिल रहा है, देखिएगा। बट यहां पे 9 में जब मैं 2 डिवाइड कर रहा हूं तो यहां पे मुझे नहीं मिल रहा, मतलब मेरा आंसर यहां पे है डी। बाकी सब में रिलेशन दिख रहा था। तो क्वेश्चन नंबर 30 भी मेरा यहां सॉल्व हो गया। इसका आंसर चेक कर लेते हैं। यस, इसका आंसर है डी। क्लियर? तो क्वेश्चन नंबर 30 तक हमने सॉल्व कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 31 सॉल्व करिए मेरे साथ। चलिए अब आप सॉल्व करना चालू करिए। मुझे बताइए यहां क्या लॉजिक लगा है। यहां पे 4 डिजिट है, ठीक है। तो क्या लॉजिक लगा होगा? तो यहां पे मैं एक बार चेक करता हूं। देखो सब डिजिट्स को ऐड करके देखो। 2 + 3 5 होता है, 5 + 8। देखो इस प्रकार के जब क्वेश्चन आते हैं ना, टाइम मत वेस्ट करना, छोड़ देना। लास्ट में अगर समय बचे तब सॉल्व करना। यस, मैं क्या बोल रहा हूं, छोड़ देना, अटेम्प्ट मत करना। तो देखो नेगेटिव मार्किंग तो नहीं है मैथ में, देन ऑल्सो अटेम्प्ट एकदम से नहीं करना। समय अगर पूरा यही बर्बाद कर दोगे तो आगे बहुत अच्छे अच्छे इजी क्वेश्चंस होंगे। तो यहाँ पे क्या है, बेसिकली यहाँ पे प्लस माइनस इनटू डिवाइड करके देखना पड़ेगा,
ठीक है, कुछ ना कुछ तो रिलेशन बना होगा, समय बर्बाद मत करना, मैं बार बार बोल रहा हूं। ठीक है, यहां पे मैं आपको करके दिखाता हूं। देखो 2 + 3 5 है, 5 + 8 कितना है, तो 5 + 4 9 होता है, 9 + 8 मतलब 17 होता है। ठीक है, 1 + 5 होता है 6, 6 + 9, 6 + 9 होता है आपका 15, 15 + 2 अगेन 17 होता है। ठीक है, 3 + 7 होता है 10, 10 + 6 होता है 16, 16 + 5, तो 16 + 5 ये आपका हो जाएगा 21। ठीक है, 4 + 2 होता है 8, 8 + 8 होता है 16, और 16 + 9, 16 + 9, तो 16 + 9 कितना होगा, 16 में जब मैं 9 ऐड करूंगा तो ये होगा 25, तो यहां पे सम आ रहा है 25। ठीक है, 3 + 6 ये होता है 9, 9 + 9 होता है 18, और 19 20 यहां पे सम आ रहा है 20। तो ये लॉजिक तो नहीं लग रहा है, जो मैं डिजिट्स को ऐड करके देख रहा था, तो ये लॉजिक नहीं है। और क्या लॉजिक लग सकता है, ऑल्टरनेट डिजिट एक बार पकड़ के चलते हैं। 2 + 8 होता है 10, 4 + 3, तो 4 + 3 ऑल्टरनेट डिजिट्स में भी कुछ ना कुछ कॉम्बिनेशन बैठता है यहाँ पे। ठीक है, तो 2 + 8 10 होता है, 3 + 4 होता है 12। ठीक है, सॉरी 2 + 8 होता है 10, 3 + 4 होता है 7। ठीक है, और 1 + 9 होता है 10, और 5 + 2 होता है 7। ठीक है, 3 + 5 होता है 8, और 7 + 6, तो ये लॉजिक भी यहां नहीं बैठ रहा। तो क्या लॉजिक बैठेगा यहाँ पे, और कौन सा लॉजिक बैठ सकता है उसको चेक करते हैं। चलो क्या चेक कर लें कि भाई 2 + 4 मुझे 6 दिख रहा है, 1 + 2 मुझे 3 दिख रहा है, 3 + 6 मुझे यहाँ पर 9 दिख रहा है। ठीक है, और 4 + 8 मुझे यहाँ पर 12 दिख रहा है। ठीक है, 3 + 6 और 3 + 9 मुझे यहाँ पर 12 दिख रहा है। तो ये 12 दिख रहा है, यहाँ 6 दिख रहा था, है ना, तो 3 + 9 मुझे 12 दिख रहा है, 4 + 8 मुझे 9 10 11 12, यहाँ पे ये 12 दिख रहा है। ठीक है, 3 + 6 मुझे यहाँ पर क्या दिख रहा है, ये मुझे 9 दिख रहा है। ठीक है, और 1 + 2 मुझे यहाँ पे 3 दिख रहा है। ठीक है, और 2 + 4 मुझे यहाँ पर 6 दिख रहा है। तो अगर ये 6 दिख रहा है तो नेक्स्ट डिजिट यहाँ पे 3 है, मतलब इसका हाफ है। ठीक है, ये 3 है तो इसमें 2 ऐड हो गया, ये 3 + 6 है, तो ये हमारा हो जाएगा कितना, ये हो रहा है 9, 9 और मतलब 2 कम दिख रहा है 7, 12, 12 से यहाँ 2 दिख रहा है, तो 3 + 9 यहाँ पर हो रहा है 12, 12 का हाफ दिख रहा है 6। क्या हो सकता है, एक और लॉजिक लगा के देखते हैं। क्या लॉजिक लगा, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि 2 और 4, 1 और 2, 3 और 6, ये चीज भी तो दिख रही है बार बार। अगर मैं इस पे कर्व ले रहा हूं तो इन नंबर्स पे भी आप ध्यान देखिएगा। देखिए 2 × 2 4 होता है, तो 2 × 2 4 होता है, लास्ट डिजिट आ रहा है। 1 × 2, तो 1 × 2 2 होता है। ठीक है, 3 × 2, तो 3 × 2 6 होता है। ठीक है, 4 × 2 8 होता है, तो 4 × 2, भाई पहले डिजिट को जब मैं इंटू 2 कर रहा हूं तो लास्ट डिजिट मिल रहा है। 3 × 2 6 होता है, बट यहाँ 9 दिया है, तो 3 × 3 हो रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पे कहीं ये मिस्टेक मिल रही है, मतलब मैं कहूंगा मेरा आंसर है E1, ई वाला। तो बोर्ड कर लेते हैं क्लियर। और ई जो ऑप्शन है, इन सब ऑप्शन में मुझे क्या मिला कि जो फर्स्ट डिजिट था, फर्स्ट डिजिट में मैं इंटू 2 करने पे लास्ट डिजिट मुझे मिल रहा था, तो मल्टीप्लाइड विथ 2 किया था फर्स्ट डिजिट को। ठीक है, सब में मल्टीप्लाइड विथ फर्स्ट डिजिट इंटू 2 किया था। अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, समय मत बर्बाद करना, मैं बार बार कह रहा हूं, क्वेश्चन छोड़ देना, नहीं समझ आ रहा, लॉजिक नहीं दिख रहा, तो आप एकदम नंबर क्लासिफिकेशन के क्वेश्चंस अभी छोड़ के लास्ट में सॉल्व कर सकते हो। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। अच्छा, इसका आंसर ई है, तो यस हमारा आंसर भी ई आया था। ठीक है, तो बोर्ड हमें याद दिलाई देता है कि भैया आंसर भी चेक करने हैं, तो आंसर भी चेक करते जाइए साथ साथ। 32 का क्या है, तो 32 में मुझे नंबर्स दिए वही 4-4 डिजिट के। तो जब 4-4 डिजिट के क्लासिफिकेशन के क्वेश्चंस आते हैं ना, तो आपको प्लस माइनस इंटू ऑल्टरनेट चल के देखना पड़ता है, तो ही आंसर आ पाएगा, नहीं तो नहीं आ पाएगा। तो पहला लॉजिक हम लोग सारे डिजिट्स को ऐड करके देखते हैं,
फिर ऑल्टरनेट करके देखिए, ऐड करके सब्ट्रैक्ट करके देखिए, तो यहाँ पे थोड़ा सा समय जरूर जाएगा। देखना 3 + 5 करने पे, अगर मैं ऑल्टरनेट चल के देखता हूं तो 3 + 5 करने पे ये आया है मेरा 8, ठीक है, और 7 + 9 करने पे ये मेरा आ रहा है 16, ठीक है, 2 + 3 करने पे ये मेरा आ रहा है 5, और 9 + 6 करने पे ये मेरा आ रहा है 15। अच्छा, 6 + 2 करने पे ये मेरा आ रहा है 7 और 8, तो यहाँ पे 6 + 2 करने पे 8 आ रहा है, और 9 + 7 करने पे ये आ रहा है 16। 4 + 3 करने पे ये आ रहा है 7, 8 + 6 करने पे क्या आएगा, तो 12, 13, 14, ये आ रहा है 14, ठीक है। 5 + 1 करने पे 6 आ रहा है, 8 + 4 करने पे ये आ रहा है 12। तो आपको दिख रहा है इंटू 2, भाई 6 × 2 कर दो, 7 × 2 कर दो, 8 × 2 कर दो, 8 × 2 कर दो, ठीक है, बट यहां पे 5 × 2 करने पे 10 आना चाहिए, जो कि गलत चीज मिल रही है यहां पर। तो मैं कहूंगा मेरा आंसर आ रहा है बी। देखो ये सब कुछ प्रैक्टिस से आएगा, तो मेरे पास भी प्रैक्टिस थी, इसलिए नंबर देखते ही मैं लॉजिक्स लगा रहा हूं, बस और कुछ नहीं। पहले ही लॉजिक इस क्वेश्चन में सही बैठ गया, तो इसको करते हैं क्लियर। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं, तो इसका आंसर था बी, यस 2936 इसका आंसर है, जो कि बाकी से मिलता जुलता नहीं है, बाकी सब में इंटू 2 किया था, ठीक है। तो फर्स्ट एंड थर्ड डिजिट को ऐड करने पे इंटू 2 किया, तो वो आ रहा है आंसर, ठीक है। 7 + 9 करने पे जो आंसर आ रहा है, तो पहले हमने ऐड किया ऑल्टरनेट को, फिर उस ऐड से मुझे चीज मिलती हुई दिखी रही थी, ठीक है। बोर्ड करते हैं यहाँ पे क्लियर। क्वेश्चन नंबर 33 क्या है, ये कह रहा है 4 ऑप्शन दिए हैं, कोई एक ऑप्शन गलत है, तो चलो 4 ऑप्शन देख लेते हैं, कोई एक ऑप्शन गलत है। तो यहाँ पे मुझे सबके यूनिट प्लेस पे इवन डिजिट दिख रहा है, तो इवन ऑड वाला केस तो ये नहीं है, ठीक है। फिर सबके डिजिट ऐड करके देख लेते हैं, 5 + 6 कितना होता है, तो 5 + 6 होता है 11, 11 + 9 होता है 20, 20 + 8 होता है 28, सारे डिजिट का सम है 28। 7 + 9 होता है कितना, तो ये होता है 16, 16 और 6 होता है 22, 22 और 6 होता है 28। भाई ये तो सम वाला है, ठीक है, ये पक्का है, पहले ही मैंने बोल दिया सम वाला है, देख लीजिएगा। 4 + 2 होता है 6, ठीक है, और 3 + 2 होता है 5, तो 5 + 6 कितना होगा, ये होगा तुम्हारा 11, ठीक है। 8 + 5, 8 + 9 अगर मैं करता हूं तो 17, 17 + 3 होता है 20, 20 और 2 22, 22 और 6 28, तो सारे डिजिट का सम 28 28 है, सिर्फ ये सी ऑप्शन यहाँ पे गलत दिख रहा है, तो मैं कहूंगा मेरा आंसर सी है। चेक कर लेते हैं, यस मेरा आंसर सी है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 33 तक मैंने क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया है। मूव करते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। इसमें बोल रहा है 748759653213659659699259। अब सबसे अच्छी बात है हमें जो देखने को मिल रही है वो ये कि पहला और लास्ट डिजिट, जो पहला और लास्ट डिजिट है वो सिमिलर है, तो पहला और लास्ट डिजिट क्योंकि सिमिलर है तो ये नंबर वैसे ही सॉल्व हो रहे हैं। 7755336699। डिफरेंस क्या है, तो सब तो सेम है, डिफरेंस ये है मुझे जो लगता है कि 7755 33 और 99 ये सब ऑड नंबर्स हैं, बट 6 और 6 ये एक इवन नंबर है। आंसर डी है, यस अभी मुझसे क्लिक भी हुआ था, यस आंसर डी है, तो 34 का आंसर डी है। ये इजी क्वेश्चन था, देखते ही सॉल्व हो गया। तो इस प्रकार के क्वेश्चन दिखे तो देखते ही सॉल्व कर देना। लॉजिक सिर्फ एक हल्का सा अपने दिमाग में याद रखना, चीजें समझ आ जानी चाहिए देख के, वो ये कि भाई ऑड नंबर्स क्या होते हैं, इवन नंबर्स क्या होते हैं, प्लस माइनस इनटू डिवाइड करना आना चाहिए, ठीक है। आपको आराम से क्लासिफिकेशन के क्वेश्चन होते हुए दिखेंगे। चलो यहां पे देखना, यहां पे जब डिजिट्स बहुत ज्यादा होते हैं ना तब ज्यादा दिमाग मत लगाना। जब डिजिट ज्यादा दिखे क्लासिफिकेशन वाले टॉपिक के अंदर तो सारे डिजिट्स को ऐड कर देना, ठीक है। ऐड करने पे आपको कुछ समांतरता दिखेगी, नहीं दिखे तो ऑल्टरनेट चलने की कोशिश कर लेना। ऑल्टरनेट ऐड करोगे तो वो सिमिलर आ रहा होगा। ऑल्टरनेट का मतलब 3 + 2 करो, 2 + 6 करना, फिर 7 + 1 करना, +4 करना, तो आंसर सेम आ रहा होगा, ठीक है। बट इसमें क्या केस है वो देख लेते हैं, पहले सारे डिजिट को ऐड करके देख लेते हैं जल्दी से। 3 + 7 होता है 10, 10 + 2 होता है 12, 12 + 1 होता है 13 और 13 + 10 होता है 13 + 10 होता है 23,
ठीक है। 3 प्लस 7 होता है 10, 10 प्लस 6 होता है 16, 16 प्लस 3 होता है 19, 19 प्लस 1 होता है 20 और यहाँ पे सम आएगा 27। ठीक है, देख लेते हैं अब बाकियों के 23 आ रहे हैं, 27 आ रहे हैं। तो 3 प्लस 1 होता है 4, 4 प्लस 8 होता है 12, 12 प्लस 9 होता है 21, 21 प्लस 6 होता है 27। तो इन दोनों के सम भी 27 27 दिख रहे होंगे, वो आप चेक कर लीजिए। 3 प्लस 1 6, 6 प्लस 9 15, 15 प्लस 4 इज 19, 19 प्लस 1 इज 20, 20 प्लस 6 इज 26 और यहाँ पे 3 बच गया था तो यहाँ पे 1 बच गया था, इसका भी सम 27 आ रहा है। 3 प्लस 8 होता है तुम्हारा 9 10 11, 11 प्लस 7 होता है 18, 18 प्लस 2 होता है 20, 21 22 और 27। तो फाइनली सम सबके 27 आ रहे हैं। मेरा आंसर यहाँ पे ए है, वो मैं चेक कर लेता हूँ। यस, मेरा आंसर ए है। तो 35 क्वेश्चंस यहाँ पे सॉल्व हो गए हैं। अब 36 क्वेश्चन देखते हैं। 36 में ये क्या बोल रहा है, अगेन तुम्हें 4 ऑप्शन दिए, एक कोई अलग है। तो 10 11 15 16, देखो 16 भी डिवाइड हो रहा है, 15 भी डिवाइड हो रहा है, 10 भी डिवाइड हो रहा है, 11 डिवाइड नहीं हो रहा है। ये एक प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर्स आर दोज नंबर्स व्हिच आर डिविजिबल बाय इटसेल्फ और द बाय 1, ठीक है, बाय द नंबर इटसेल्फ और बाय 1। तो यहाँ पे आंसर 11 होना चाहिए पक्का। यस, यहाँ पे आंसर 11 है। तो 36 का आंसर बी है। चलिए बोर्ड करते हैं क्लियर और 37 को देखते हैं। यहाँ पे क्या दिया, 37 49 132 154, क्या सेम चीज दिख रही है। अब देखो 49 देखते ही तो मुझे 7 इंटू 7 दिखने लगता है, कहीं ना कहीं तुम लोगों को हिंट दी रहेगी, ठीक है, तो उसके लिए ज्यादा कंफ्यूज मत होइएगा। अब देखिएगा 7 2 टाइम्स 14 और बचा 14, तो ये भी 7 से डिवाइड हो रहा है। 7 1 टाइम्स 7, 7 2 टाइम्स इज 14, ठीक है, तो 7 1 टाइम्स इज 7, यहाँ पे तुम्हारा बचेगा 6 62, 7 6 टाइम्स कितना बच रहा है 7, 1 टाइम्स इज 7, 7 2 टाइम्स इज 14, तो 7 1 टाइम्स इज 7, ठीक है। इसमें देखते हैं ये 37 से जा रहा है क्या, नहीं, सॉरी ये 7 से डिवाइड नहीं हो रहा है, ये 7 से डिवाइड हो रहा था। 132 7 से डिवाइड हो रहा है क्या, 7 1 टाइम्स 7, बच्चा 3 3 6 62, तो 7 के टेबल में 62 कहाँ आता है, 7 के टेबल में 7 6 टाइम्स तो 42, 62 तो नहीं आता है ना। तो यहाँ पे 7 इंटू 7 49, 7 9 टाइम्स 54, ठीक है। तो यहाँ पे 7 से डिवाइड नहीं हो रहा 132, कुछ और लॉजिक है, इसको किसी और से डिवाइड करके देखते हैं। चलो बोर्ड कर लेते हैं क्लियर। देखिएगा क्या हो रहा है यहाँ पे, 132 7 से डिवाइड नहीं हो रहा, 49 हो रहा है, 37 7 से डिवाइड नहीं हो रहा, 154 7 से डिवाइड हो रहा है। तो इसमें आप क्या करेंगे, क्या दिया था हमें क्वेश्चन, तो यही दिया था कि एक कोई आउट निकालना है, ठीक है। आंसर क्या दिया है यहाँ पे हमें, आंसर तो ए ही दिया, मतलब 37, मतलब बाकी नंबर 7 से डिवाइड हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ मुझे मिस्टेक दिख रही है, ठीक है, इसको आप सॉल्व करके देखिएगा, ठीक है। इसका आंसर है ए, ये 7 से डिवाइड नहीं होगा, तो 37 का तो ए आंसर है, वो दिख रहा था, अलग ही दिख रहा था, बाकी सब डिवाइड होते हुए दिख रहे हैं मुझे, ठीक है। चलिए 38 को देखिएगा, यहाँ पे क्या दिया है, तो 21 69 81 83, क्या अंतर दिख रहा है यहाँ पे, 81 मुझे दिख रहा है 9 इंटू 9 से, 9 इंटू 9 81, ठीक है। और 83 69 21, 3 इंटू 7 21, ये तो 3 इंटू 7 होता है, 69 भी नहीं जा रहा, 83 भी किसी से नहीं जा रहा। मेरा आंसर सी होना चाहिए। उसका रीजन ये है क्योंकि 81 किसी का स्क्वायर है, बाकी कोई किसी का स्क्वायर नहीं है, तो इसका आंसर सी होना चाहिए। इसको देख लेते हैं, यस इसका आंसर सी है, ठीक है। तो इसका आंसर सी है, 38 का आंसर सी है। इसको कर लेते हैं क्लियर, क्योंकि अकेला एक ऐसा नंबर है जो कि किसी नंबर का स्क्वायर है, बाकी कोई किसी का स्क्वायर नहीं है। ये 3 से डिवाइड हो रहा है, ये 3 से डिवाइड हो रहा है, और 83 3 से डिवाइड तो नहीं हो रहा, 10 ऑल्सो 81, मतलब ये स्क्वायर नंबर दिया है किसी का, ऐसा मैं बोल सकता हूं। तो 38 तक हमने क्वेश्चन कर लिए। 39 और देख लेते हैं, 144 168 196 256, भाई स्क्वायर दिख रहा है यहाँ पे, ये 12 का स्क्वायर है, ये 3 इंटू 3 9, 4 इंटू 4 ये 14 का स्क्वायर है, ठीक है। 256 ये 24 का स्क्वायर है, 168 किसी का स्क्वायर नहीं है, बी आंसर है मेरा,
ठीक है, इसका आंसर बी है। तो बहुत इजी क्वेश्चंस भी आते हैं, ऐसा नहीं बहुत मुश्किल आए। स्क्वायर्स याद होंगे, नंबर देखते ही याद आ जाएगा। ठीक है, 39 का आंसर आ गया है। 40th क्वेश्चन और देख लो। 40th क्वेश्चन में क्या है, यहां पे बोल रहा है ये 49, 63, 77, यहां पे 7 का फैक्टर दिख रहा है और 8 + 1 होता है 9, ये 3 से डिवाइड होगा बट ये 7 से नहीं जाएगा क्योंकि 7 1 टाइम्स 7 बच्चा 11, नहीं ये 7 से नहीं जा रहा। 63, 7 9 टाइम्स 63, 7 7 टाइम्स 49, तो 7 7 टाइम्स 49, 7 9 टाइम्स 63, 7 इंटू 11 77, बट यहां पे 7 का फैक्टर नहीं है, इसका आंसर डी होना चाहिए। चेक कर लेते हैं, यस इसका आंसर डी है। तो 40 क्वेश्चन हमने इस टॉपिक से कवर अप किए, अच्छे क्वेश्चंस थे। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। इसमें ये बोल रहा है कि चूज द ऑड न्यूमरल पेयर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। ये एक वैरायटी है जो मैं आपके लिए लिख रहा हूं, ये एक ही क्वेश्चन है इस वैरायटी का। अच्छा क्वेश्चन है। देखो इसमें क्या होता है, नंबर्स के पेयर्स दिए रहते हैं, तो आपको जब नंबर्स के पेयर्स दिए हों तो ये बहुत इजी होता है नंबर्स देखते ही जवाब देना। देखो 6 में ऐसा क्या किया होगा कि 43 आया, 4 में ऐसा क्या किया होगा कि 28 आया, 7 में ऐसा क्या किया होगा कि 50 आया, 5 में ऐसा क्या किया होगा कि 36 आया। नंबर देखते ही समझ जाओगे, बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं ये वैरायटी के। देखो 6 किसके पास में, 6 में ऐसा क्या किया कि 43 बना, तो आप कहेंगे सर 6 इंटू 7 आपने किया होगा, उसमें +1 कर दिया होगा, तो 6 इंटू 7 42 + 1 43 देता है। यहां पे देखना 7 इंटू 7 मतलब 7 से मल्टीप्लाई हो रही है चीज, 7 इंटू 7 + 1 50 बन गया। 5 इंटू 7 अगर मैं करता हूं तो ये होता है 35 और इसमें +1 करता हूं तो ये होता है 36। बट अगर मैं 4 इंटू 7 करता हूं और +1 करता हूं तो ये आंसर नहीं आ रहा। ठीक है, 29 आना चाहिए था यहाँ पे, जो कि नहीं आ रहा। इसका मतलब मैं कहूंगा मेरा पेयर ये जो बी वाला है ना, ये वाला गलत पेयर है, बाकी 3 सिमिलर दिख रहे हैं। तो आपको यही चीजें सर्च करनी है। एक टोटल 41 क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए इस वीडियो में लाया हूं। ठीक है, जो क्वेश्चंस आपने सॉल्व किए। अब क्लासिफिकेशन टॉपिक यहां पे खत्म होता है, तो बी ऑप्शन आपके सामने आंसर आ गया है। तो क्लासिफिकेशन फाइनली चैप्टर हमने खत्म कर लिया है। हमने कहां से खत्म किया, हमने अभी वर्बल टेस्ट, हम जो पूरी एक सीरीज चालू कर रहे हैं, तो कुछ 13-14 टॉपिक्स हैं जो चीज वर्बल कम्युनिकेशन से रिलेटेड टॉपिक्स आते हैं। तो एनालॉगी वीडियो आप देख चुके हैं, क्लासिफिकेशन टॉपिक आज मैंने कंप्लीट कर दिया, मतलब इस वीडियो में कंप्लीट हो गया है। तो ये सारी चीजें आप वॉच करो, टाइम टेबल हमारा जरूर फॉलो करो। तो ये जो टाइम टेबल है, सुबह 10 बजे आपको सेट की साइंस मिलेगी, 1 बजे आपको दिन में सेट की मैथ्स मिलेगी और 4 बजे शाम को मेरी वीडियो मैथ्स की मैथ, जो बेसिकली मैथ पार्ट में जो आपको क्वेश्चंस टॉपिक्स कवर होने वाले हैं, तो शाम को 4 बजे आपको मिलेंगे। और ऐसे ही सेट रिलेटेड आपको शाम को 7 बजे सोशल साइंस का वीडियो आपके सामने आएगा। तो एनटीएससी का पूरा जो शेड्यूल है वो आपके सामने है, सारी वीडियोस आपको टाइम टू टाइम, इन टाइम को फॉलो करिए, अपने लिए वो आधा 1 घंटा निकालिए, क्वेश्चंस को हमारे साथ सॉल्व करिए, जल्दी जल्दी आप रेडी हो जाएंगे और एग्जाम के लिए आप पूरे तैयार हैं। तो 100% फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है मैग्नेट ब्रेन्स आपको। आपको करना क्या है, बस आपको हमारी वीडियोस को लाइक एंड सब्सक्राइब करना है, साथ में अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, उनको भी तैयार करना है एनटीएससी एग्जाम के लिए। हो सकता है आपके साथ साथ आपका दोस्त या आपके परिवार का कोई बच्चा, कोई ऐसा कोई स्टूडेंट जो अभी 7th 8th 9th में है, वो आने वाले समय में एक क्रीमी लेयर स्टूडेंट दिखे। तो आप लोग तैयार हो जाइए। अगर आप नहीं तो आपके परिवार में अगर कोई ऐसा है, या आपके रिलेशन में, आपके फ्रेंड सर्कल में कोई ऐसा है जो 10th क्लास में आने वाला है या 10th में है, तो उसको हमारी लिंक्स जरूर शेयर करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर, अपना ध्यान रखिए।